जैसे ही मैं अपोक्लिप्स से पहले दोबारा जागता हूँ, सबसे पहला काम यही करता हूँ कि मेरे पास जितना भी पैसा है, आखिरी पैसे तक सब खर्च कर देता हूँ। मैं 10 साल से बंद पड़े एक अंडरग्राउंड मॉल को खरीद लेता हूँ। हर कोई कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ तक कि रियल एस्टेट एजेंट भी मुझ पर हंसते हुए मुझे बेवकूफ कहता है। कंस्ट्रक्शन फोरमैन उस पूरी तरह अंधेरे एंट्रेंस पर खड़ा होकर खुद को रोक नहीं पाता और पूछ बैठता है, बॉस, इस जगह पर तो चूहे भी रहना नहीं चाहते, फिर आपने आखिर इसे खरीदा ही क्यों? मैं बस हल्की सी मुस्कान देता हूं और कुछ नहीं कहता, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है कि 7 दिन बाद अपोक्लिप्स आने वाली है। जब वो आएगी तो पूरी दुनिया एक भयानक बर्फबारी के नीचे दब जाएगी। और ये कोई साधारण बर्फ नहीं होगी। उस बर्फ में एक अनजान स्पोर होगा। जैसे ही वो खुली त्वचा को छुएगा या किसी घाव, नाक या मुंह के रास्ते शरीर के अंदर जाएगा, तो कम से कम तेज बुखार और बेहोशी होगी। और सबसे बुरा अंजाम होगा इंसान का पूरी तरह अपना होश खो देना और इन्फेक्टेड बन जाना, जो सिर्फ जिंदा लोगों पर हमला करने के लिए जीते हैं। लेकिन ये तो तबाही की सिर्फ शुरुआत होगी। जैसे ही वो भयंकर बर्फबारी शुरू होगी, पूरी दुनिया का तापमान पहले -30 डिग्री सेल्सियस, फिर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा और आखिर में -80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे स्थिर हो जाएगा। पावर ग्रिड पूरी तरह फेल हो जाएगी, कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, शहरों की हीटिंग सिस्टम ठप पड़ जाएगी। कुछ ही दिनों में ऊपर की कभी चहल पहल वाली सड़कें जिंदा नर्क बन जाएंगी। तब तक पैसा सिर्फ बेकार कागज रह जाएगा। सोने की भी कोई कीमत नहीं होगी। जो चीज सच में तुम्हें जिंदा रखेगी वो होगी गर्म पानी, खाना, दवाइयाँ और फ्यूल। एक कप गर्म पानी एक सोने की अंगूठी के बराबर कीमत रखेगा। सिर्फ एक राशन बार सबसे घमंडी इंसान से भी उसकी सारी इज्जत छीन सकता है। और कोयले की एक बोरी पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग के लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना देने के लिए काफी होगी। लेकिन यह अंडरग्राउंड मॉल, जिसे आज हर कोई नफरत करता है, वही पूरे शहर की आखिरी पनाहगाह बनने वाला है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं उस भयानक बर्फबारी शुरू होने के सिर्फ 6 महीने बाद मर गया था। उस समय मैंने अपनी मंगेतर विवियन लेन को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने अपना आखिरी थर्मल सूट उसे दे दिया, गर्म सूप का आखिरी कटोरा भी उसी को दिया। यहां तक कि उसके लिए बुखार की दवा लाने के लिए मैं तूफान के बीच पूरे 3 किलोमीटर पैदल चला था। लेकिन आखिर में उसी ने अपने हाथों से हमारे सेफ हाउस का दरवाजा खोला और डेरेक केन को बता दिया कि मैंने पिछले 6 महीनों से सारी सप्लाईज कहाँ छिपा रखी थी। उसी रात डेरेक दर्जन भर सर्वाइवर्स के साथ मेरे सेफ हाउस पर टूट पड़ा। वो मेरा चावल ले गए, मेरी दवाइयाँ ले गए और मेरे जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद भी मुझसे छीन ले गए। और विवियन, जिसने वही थर्मल सूट पहन रखा था जिसके लिए मैं लगभग मर ही गया था, डेरिक के पीछे खड़ी मुझे ठंडी नजरों से देख रही थी। ईथन, मुझे दोष मत दो, सामान बहुत कम है, मैं तुम्हारे साथ जमकर मर नहीं सकती। इतना कहकर डेरेरिक ने मुझे दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया। -80 डिग्री सेल्सियस की बर्फ मेरे चेहरे पर गिर रही थी। मैं तुरंत बेहोश नहीं हुआ। उसी समय मैंने उस बंद दरवाजे के पीछे किसी कैन के खुलने की आवाज सुनी। फिर डेरिक की हंसी सुनाई दी। मेरे जैसा कचरा इंसान इतना लंबा जिंदा रहा, यही बहुत बड़ी किस्मत थी। विवियन ने मेरी तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस हल्की सी हंसी हंस दी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि अपोकैलिप्स में सबसे ठंडी चीज बर्फ नहीं होती, बल्कि इंसान का दिल होता है। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो मैं फिर से उस भयानक बर्फबारी से ठीक 7 दिन पहले लौट आया था। मेरे फोन की स्क्रीन पर अभी भी विवियन का भेजा हुआ मैसेज दिखाई दे रहा था। इतन, मेरी मॉम कह रही हैं कि शादी के लिए सिक्योरिटी जरूरी होती है। पहले घर मेरे नाम कर दो, वैसे भी जल्दी ही हम फैमिली बनने वाले हैं। इतना भी मुझ पर भरोसा नहीं करोगे? मैं उन शब्दों को कुछ देर तक घूरता रहा, फिर फोन को उल्टा करके टेबल पर रख दिया। पिछली जिंदगी में मैंने सिर्फ इसी तथाकथित सिक्योरिटी के लिए अपने माता पिता का घर उसके नाम कर दिया था, और अपोक्लिप्स आने के बाद उसी घर को उसने डेरेरिक की प्रोटेक्शन खरीदने के सौदे के रूप में इस्तेमाल किया। इस बार भी उसे मेरा घर चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुरंत प्रॉपर्टी डीड उठाता हूं और सीधे बैंक पहुंच जाता हूं। 3 घंटे बाद मॉर्टगेज मंजूर हो जाता है। फिर मैं अपने सारे स्टॉक्स और फंड्स बेच देता हूं।
माता पिता की छोड़ी हुई कुछ शॉप्स बेच देता हूँ, अपनी कार और कई कीमती कलेक्टिबल्स भी डिस्काउंट पर बेचकर कैश में बदल देता हूँ। आखिर में मैं 80 मिलियन युएन से भी ज्यादा इकट्ठा कर लेता हूँ। अपोकलिप्स से पहले इतनी दौलत किसी को पूरी जिंदगी आराम से जीने के लिए काफी होती, लेकिन 7 दिन बाद यही सब सिर्फ बेकार कागज रह जाएगा। मुझे सप्लाईज खरीदने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर उन्हें सुरक्षित रखने की जगह नहीं है तो चाहे जितना भी स्टॉक जमा कर लो, आखिर में वो किसी और के लिए मुफ्त का तोहफा बन जाएगा। इसलिए मेरा सबसे पहला कदम शहर के बाहरी इलाके में बने उसी बंद पड़े अंडरग्राउंड मॉल के मालिक से संपर्क करना होता है। पिछली जिंदगी में ही मैंने उसकी प्रॉपर्टी टाइटल अच्छी तरह जांच ली थी। वो पूरी तरह साफ थी। न कोई मॉर्टगेज, न कोई डेट डिस्प्यूट, न ऑनरशिप का कोई झंझट। उसकी एकमात्र समस्या उसकी लोकेशन थी। बहुत ज्यादा सुनसान इलाका और बहुत लंबे समय से खाली पड़ा हुआ। कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था। इसे करीब 10 साल पहले एक अंडरग्राउंड शॉपिंग स्ट्रीट के रूप में बनाया गया था, लेकिन खराब मैनेजमेंट की वजह से तब से आज तक खाली पड़ा था। ऊपर का एंट्रेंस पूरी तरह जर्जर हो चुका था। नीचे का हिस्सा ठंडा और नम था, और वहां लोगों की आवाजाही लगभग न के बराबर थी। बाकी लोगों की नजर में ये एक बेकार सौदा था, लेकिन मुझे इसकी असली कीमत पता थी। इसके 3 अंडरग्राउंड लेवल्स थे, बेहद मोटी दीवारें थीं, पूरी वेंटिलेशन सिस्टम अभी भी सही सलामत थी, यहां तक कि इसका अपना अलग वेल भी था। सबसे अहम बात, इसे शुरुआत में सिविल डिफेंस स्ट्रक्चर से बदला गया था। इसकी मेन स्ट्रक्चर, वेंटिलेशन डक्ट्स, ड्रेनेज सिस्टम और बैकअप वायरिंग का बड़ा हिस्सा अब भी मौजूद था। मुझे कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं थी, बस इसे सील करना था, मजबूत करना था, और जो पहले से मौजूद था उसे रिस्टोर करना था। थोड़ी सी रेनोवेशन के बाद यही जगह एक प्राकृतिक डूम्सडे बंकर बन सकती थी। जैसे ही मालिक ने सुना मैं इसे खरीदना चाहता हूं, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यंग मैन, तुम्हें यकीन है कि तुम वही जगह खरीदना चाहते हो? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ। वो बोला, जब यह बना था तब इसकी कीमत 50 मिलियन से भी ज्यादा थी। अगर तुम सच में खरीदना चाहते हो तो 8 मिलियन में टाइटल और अंडरग्राउंड पार्किंग दोनों तुम्हारे। मैंने तुरंत कहा, 5.8 मिलियन। वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर मैंने कहा, आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और आज ही पेमेंट भी हो जाएगी। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने जोर से अपनी जांघ पर हाथ मारा और बोला, डील। उसके लिए वो अंडरग्राउंड मॉल पिछले 10 साल से सिर्फ एक बोझ था। हर साल मेंटेनेंस और बाकी फीस उसके गले में सड़े हुए बोझ की तरह लटकती रहती थी। अब जब कोई उसे खरीदने को तैयार था तो वो उसी रात चाबी मेरे हाथ में थमाने को तैयार हो गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही मैंने तुरंत 5.8 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं, लेकिन उसे क्या पता, 7 दिन बाद 5.8 मिलियन तो छोड़ो, मैं इस अंडरग्राउंड मॉल के बदले पूरे डाउनटाउन की सबसे ऊंची स्काईस्केप भी कभी नहीं बदलूंगा। डील पूरी होते ही मैंने तुरंत कंस्ट्रक्शन क्रू बुला ली और सिर्फ एक ही आदेश दिया, इस अंडरग्राउंड मॉल को 7 दिनों के अंदर एक असली डूम्सडे बंकर में बदल दो। बेसमेंट लेवल 1 को पावर रूम और डिफेंसिव बफर जोन बनाया जाएगा। बेसमेंट लेवल 2 को स्टोरेज पे, कोल्ड स्टोरेज वॉल्ट और मेडिकल बे में बदला जाएगा। बेसमेंट लेवल 3 को रहने के लिए लिविंग क्वार्टर्स में बदल दिया जाता है। एंट्रेंस पर 3 रीइंफोर्स्ड ब्लास्ट डोर्स लगाए जाते हैं। हर कॉरिडोर में आइसोलेशन गेट्स और इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगाए जाते हैं, और बाहर की तरफ मौजूद हर विंडो को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। वेंटिलेशन सिस्टम में फिल्ट्रेशन सिस्टम्स और एंटी बैकफ्लो वाल्व्स फिट किए जाते हैं। हर ब्लाइंड स्पॉट पर कैमरास लगा दिए जाते हैं। मेरी सारी डिमांड सुनने के बाद फोरमैन का चेहरा पीला पड़ जाता है। बॉस, आप मॉल रेनोवेट करवा रहे हैं या बॉम्ब शेल्टर बना रहे हैं? मैं उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना पूछता हूं, पैसे कम पड़ रहे हैं क्या? वो तुरंत सिर हिलाकर कहता है, नहीं बॉस, पैसे तो जरूरत से भी ज्यादा हैं। जितने पैसे दे रहे हैं उनसे तो शेल्टर क्या, मैं आपके लिए पूरा अंडरग्राउंड पैलेस बना दूं। उसी वक्त मैं उसे 5 लाख युआन की डिपॉजिट दे देता हूं। पेमेंट नोटिफिकेशन देखते ही उसके चेहरे का शक गायब हो जाता है और उसकी जगह जोश आ जाता है। टेंशन मत लीजिए बॉस, मैं गारंटी देता हूं कि 7 दिन के अंदर सब तैयार हो जाएगा। बंकर का रेनोवेशन शुरू होते ही मैं असली स्टॉकपाइलिंग शुरू कर देता हूं।
खाना, पानी, सप्लाईज, फ्यूल, कोल्ड वेदर गियर, जो भी अपोकलिप्स में जान बचा सकता है, मैं सब खरीद लेता हूँ। एपोकलिप्स को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी, मैं वो सब पहले से जमा कर लेता हूँ। टनों के हिसाब से फ्यूल, क्रेट्स भर भर कर मेडिसिन्स, वेयरहाउस के हिसाब से फूड, सर्वेलेंस इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव गियर, हर चीज़ मैक्सिमम क्वांटिटी में खरीदता हूँ। सॉल्ट, एंटीबायोटिक्स, फीवर मेडिसिन और डिसइंफेक्टेंट्स मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि 7 दिन बाद नमक का एक छोटा सा पैकेट भी लोगों को एक दूसरे की जान लेने पर मजबूर कर देगा। इस अपोकलिप्स में एंटीबायोटिक्स का एक बॉक्स दूसरी जिंदगी के बराबर होगा। मैं एक सुपरमार्केट चेन की कैंसिल हुई ऑर्डर का पूरा फ्रोजन मीट स्टॉक खरीद लेता हूँ। बीफ, लैम चॉप्स, चिकन लेग्स, फ्रोजन श्रिम्प और रेडी टू कुक मील्स, सब कुछ पूरी तरह सर्टिफाइड है। सिर्फ इसलिए बिक रहा है क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो गई और वो कोल्ड स्टोरेज में जगह घेर रहा है। जब मैनेजर देखता है कि मैं एक साथ 20 ट्रकलोड्स ऑर्डर कर रहा हूं तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। बेटा, तुम्हें सच में ये सब चाहिए? इतना सारा सामान कहाँ रखोगे? मैं सिर हिलाकर कहता हूं, कोल्ड स्टोरेज वॉल्ट पहले से तैयार है। उसे क्या पता कि उसके लिए ये सिर्फ पुराना स्टॉक खाली करना है, लेकिन मेरे लिए ये आने वाले कई सालों तक जिंदा रहने का इंतजाम है। जैसे ही बर्फबारी शुरू होगी, पूरे शहर की बिजली चली जाएगी, सुपरमार्केट्स खाली हो जाएंगे और लॉजिस्टिक्स पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी। तब फ्रोजन मीट का आधा ब्लॉक भी लोगों को मरने मारने पर मजबूर कर देगा। उसी रात 8 बजे एक के बाद एक 20 रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स अंडरग्राउंड मॉल में पहुंचते हैं। बीफ, लैम्ब चॉप्स, चिकन लेग्स, फ्रोजन श्रिम्प और रेडीमेड मील्स के क्रेट्स लगातार फ्रीजर वॉल्ट में उतारे जाते हैं। कंस्ट्रक्शन क्रू हैरानी से ये सब देखती रहती है। फोरमैन खुद को रोक नहीं पाता और पूछ बैठता है, बॉस, क्या आप सुपरमार्केट चेन खोलने वाले हैं? मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूं, कुछ ऐसा ही समझ लो। लेकिन उन्हें क्या पता कि 7 दिन बाद हर सुपरमार्केट मलबे में बदल जाएगा, हर कोल्ड स्टोरेज रूम एक बैटलफील्ड बन जाएगा और मेरे पैरों के नीचे बना ये बंकर पूरे शहर की सबसे सुरक्षित जगह होगा। अगले कुछ दिनों में वो ठंडा और सीलन भरा अंडरग्राउंड मॉल पूरी तरह बदल जाता है। पावर रूम, स्टोरेज बे, मेडिकल बे और लिविंग क्वार्टर्स सभी अलग अलग सेक्शंस में तैयार हो जाते हैं। डीजल जनरेटर्स, बैटरी बैंक्स और फ्यूल रिजर्व्स को एक इंडिपेंडेंट पावर ग्रिड से जोड़ दिया जाता है। अगर पूरे शहर की बिजली भी चली जाए, तब भी ये जगह लगातार चलती रहेगी। बेसमेंट लेवल 3 पर बने लिविंग क्वार्टर्स बिल्कुल मेरी प्लानिंग के हिसाब से तैयार होते हैं। बेडरूम्स, किचन, मेडिकल रूम, जिम, कंट्रोल रूम और ग्रो रूम सब कुछ मौजूद है। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम पूरी तरह सही काम कर रहे हैं। यहां तक कि एक छोटा होम थिएटर भी बनाया गया है। मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं आराम से जीना चाहता हूँ। पिछली जिंदगी में मैंने बहुत दुख झेले हैं। फफूंदी लगी ब्रेड, गंदा जमा हुआ पानी और दूसरे लोगों के छोड़े हुए खाने के टुकड़े। मैं जिंदगी में दोबारा कभी वो सब नहीं देखना चाहता। काउंटडाउन की आखिरी रात कंस्ट्रक्शन क्रू आखिरी ब्लास्ट डोर भी इंस्टॉल कर देती है। फोरमैन गर्व से उस भारी दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहता है, मिस्टर निकोल, इस डोर पर भरोसा रखिए। आम इंसान तो छोड़िए, अगर कोई कार भी पूरी ताकत से टकरा जाए तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं उस भारी अलॉय डोर को देखकर संतुष्टि से सिर हिलाता हूं। कार तो क्या ही कर पाएगी, लेकिन आज रात के बाद जो इस दरवाजे पर दस्तक देगा वो शायद कार नहीं होगा। फाइनल पेमेंट मिलते ही कंस्ट्रक्शन क्रू वहां से चली जाती है। भारी ब्लास्ट डोर धीरे धीरे बंद हो जाता है। सिर्फ एक क्लिक की आवाज आती है और पूरा अंडरग्राउंड मॉल हमेशा के लिए बाहर की दुनिया से पूरी तरह सील हो जाता है। मैं कंट्रोल रूम में खड़ा होकर एक साथ जल उठी दर्जनों स्क्रीन्स को देखता हूँ। मेन एंट्रेंस, बैकअप पैसेजेस, वेंटिलेशन सिस्टम, अंडरग्राउंड पार्किंग गराज और आसपास की सभी स्ट्रीट्स मेरी निगरानी में है। मैंने पहले ही स्ट्रीट लाइट्स, छोड़े हुए इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस और बिलबोर्ड्स के पीछे हिडन कैमरास लगा दिए थे। साथ ही आसपास की कुछ पुरानी शॉप्स के सर्वेलेंस सिस्टम्स की एक्सेस भी खरीद ली थी। इस वक्त हर एक कैमरा फीड मेरी आंखों के सामने साफ दिखाई दे रही थी। बंकर पूरी तरह तैयार था और सारी सप्लाईज पूरी तरह भर चुकी थी। बेसमेंट लेवल 2 के स्टोरेज बे में शेल्फ्स की लंबी कतारें खामोशी से रोशनी में खड़ी थीं। क्रेन, कैनेड गुड्स, राशन बार्स, मेडिसिन्स, टूल्स
प्रोटेक्टिव गियर और इमरजेंसी इक्विपमेंट सब कुछ अलग अलग जोन्स में सुरक्षित रखा गया था। हर डोर पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक और मैकेनिकल लॉक दोनों लगे थे और हर कॉरिडोर कैमरा की निगरानी में था। मैं अपनी चेकलिस्ट एक एक करके चेक करता हूँ। फूड, वाटर, मेडिसिन, फ्यूल, हीटिंग सिस्टम, प्यूरिफिकेशन सिस्टम और डिफेंस सिस्टम, सब कुछ पूरी तरह तैयार था। तभी मेरा फोन बजता है। कॉलर आईडी पर नाम चमकता है, विवियन लेन। मैं कॉल उठाता हूं और दूसरी तरफ से उसकी चिड़ी हुई आवाज तुरंत सुनाई देती है। एथन, तुम्हें हुआ क्या है? मैंने तुम्हें मैसेज किया था, रिप्लाई क्यों नहीं दिया? मेरी मॉम कह रही है कि अगर तुमने हाउस ट्रांसफर नहीं किया तो ये शादी कैंसिल हो जाएगी, और डेरेक से सुना है कि तुमने हाउस मॉर्गेज भी कर दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? वो तो हमारा वेडिंग होम होना था। मैं शांत आवाज में कहता हूं, विवियन, वो घर मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए छोड़ा था, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसकी आवाज तुरंत तेज हो जाती है। ईथन, क्या तुम सच में अब मुझसे हिसाब किताब कर रहे हो? मैं तुम्हारी फियांसे हूं। खुद को मर्द कहते हो और मुझे एक घर तक नहीं दे सकते। फिर कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो उसकी ये बात सुनते ही मैं घबरा जाता, तुरंत माफी मांगता, सफाई देता, उसे मनाने की कोशिश करता और अपनी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला देता। लेकिन अब मुझे उसकी बातें सिर्फ हंसी दिलाती हैं। मैं कहता हूं, विवियन, तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए थी ना? उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ जाती है। हाँ, अब बात बनी तो कल। लेकिन मैं उसे बीच में ही रोक देता हूं। जाकर डेरेक को ढूंढो, उसके पास तुम्हारे लिए बहुत सिक्योरिटी है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी छा जाती है। फिर वो गुस्से से चीख पड़ती है। ईथन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हें लगता है मैं अभी इसी वक्त शादी कैंसिल नहीं कर सकती? मैं ठंडे स्वर में जवाब देता हूं, जरूर कैंसिल कर दो। और अपनी मॉम से कहना कि ब्राइड प्राइस भी कैंसिल है। हाँ, वेडिंग फोटोज के पैसे में से मेरा आधा हिस्सा वापस करना मत भूलना। इतना कहकर मैं कॉल काट देता हूं। अगले ही पल विवियन के मैसेजेस लगातार आने लगते हैं। ईथन, अब तुम बर्बाद हो चुके हो। अभी भी वक्त है, मुझसे माफी मांग लो। तुम्हें बता दूं, मेरे पीछे बहुत से लड़के पड़े हैं। डेरेक तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। बाद में इस फैसले पर पछताना मत। मैं आखिरी मैसेज को कुछ देर तक देखता रहता हूं। पछताना? मैं बिना कुछ कहे फोन बंद कर देता हूं। सिर्फ 7 दिन बाद पछताने वाले तुम दोनों ही होगे। आधी रात होते ही बाहर की हवा अचानक तेज होने लगती है, तो मैं आराम से उठकर मॉनिटर वॉल के सामने आ जाता हूं। बाहर सड़क पर लोग अब भी हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एक डिलीवरी राइडर अपनी स्कूटर पर तेजी से निकल जाता है। कन्वीनियंस स्टोर की लाइट्स अब भी जल रही हैं। बारबेक्यू स्टॉल से गर्म धुआं उठ रहा है और पूरा शहर हमेशा की तरह एक शांत और साधारण रात में डूबा हुआ है। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं कि काउंटडाउन खत्म हो चुका है। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजकर 1 मिनट होते हैं, आसमान से पहली स्नोफ्लेक नीचे गिरती है और फुटपाथ पर खड़े एक नशे में धुत आदमी के हाथ की पीठ पर आकर टिक जाती है। वो हैरानी से अपना हाथ देखता है और बड़बड़ाता है, ये कैसा मौसम है? अचानक बर्फ कैसे गिरने लगी? मैं तुरंत हाई डेफिनेशन कैमरा पर झूम करता हूं। अगले ही पल उसका पूरा शरीर एकदम जड़ हो जाता है। उसकी स्किन पर अजीब से निशान फैलने लगते हैं। उसकी आंखों की चमक गायब हो जाती है और उनमें सिर्फ खालीपन रह जाता है। उसके गले से जानवर जैसी घरघराहट निकलती है और फिर वो अचानक अपने बगल से गुजर रहे एक आदमी पर पागलों की तरह झपट पड़ता है। अगले ही सेकंड पूरी सड़क चीखों से गूंज उठती है। इसी बीच बर्फ और भी तेजी से गिरने लगती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपने शरीर से बर्फ झाड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ जान बचाने के लिए भागते हैं, तो कुछ कन्वीनियंस स्टोर के अंदर घुसना चाहते हैं। लेकिन दरवाजे पर पहले से ही इतनी भीड़ जमा हो चुकी होती है कि अंदर जाने की कोई जगह नहीं बचती। कुछ ही मिनटों में पूरी सड़क पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। कैमरा फीड जोर जोर से हिलने लगती है और थोड़ी ही देर बाद सफेद बर्फ पर सिर्फ बेतरतीब पैरों के निशान और गहरे काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिनका मतलब समझने के लिए किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी पल पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने अंडरग्राउंड बंकर में पूरी तरह सुरक्षित और गर्म माहौल में बैठा ताज़ा बने बीफ नूडल्स का एक गर्मा गर्म बाउल हाथ में उठाता हूं। उससे उठती भाप, नरम बीफ और स्कैलियन की हल्की सी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई है।
मैं मॉनिटर स्क्रीन पर बाहर सड़कों पर फैलती तबाही को चुपचाप देखता रहता हूँ। मुझे कोई खुशी महसूस नहीं होती, सिर्फ एक भारी एहसास होता है कि अब सब कुछ सच में शुरू हो चुका है। असली कहानी अब शुरू हुई है। मैं मॉनिटर्स बंद करने की कोई जल्दी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि असली केओस तो अभी बस शुरुआत है। पहले 10 मिनट तक ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह सिर्फ कोई अचानक आई प्राकृतिक आपदा है, शायद कोई अजीब मौसम का असर। लेकिन 20 मिनट बीतते बीतते पहली वेव के इन्फेक्टेड पूरी तरह अपना होश खो देते हैं। उन्हें अब न ठंड महसूस होती है, न दर्द, और न ही कोई समझ बचती है। जहां भी उन्हें किसी जिंदा इंसान की आवाज सुनाई देती है, वो बिना सोचे उसी दिशा में टूट पड़ते हैं। मॉनिटर पर मैं देखता हूं कि पूरे शहर की लाइट्स एक एक इलाके में बुझती चली जा रही है, और आखिर में सिर्फ बर्फीला तूफान और दूर दूर से आती लगातार चीखें ही बचती हैं। सिटी कम्युनिकेशन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कुछ सेल टावर्स अब भी बैकअप पावर पर चल रहे हैं, इसलिए सिग्नल कभी आता है तो कभी चला जाता है। किसी को नहीं पता कि वो और कितनी देर टिक पाएगा। शायद इसी वजह से बर्थडे पार्टी वाले ग्रुप चैट में एक के बाद एक मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। बाहर आखिर हो क्या रहा है? अचानक बर्फ क्यों गिर रही है? कोई पागल हो गया है? होटल के एंट्रेंस पर पूरी अफरा तफरी मची हुई है। कोई पुलिस को कॉल करो, इमरजेंसी सर्विसेज से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। और फिर एक मैसेज आता है, ईथन, क्या तुम्हें इस सब के बारे में कुछ पता है? ये आखिरी मैसेज भेजने वाला डेरेक केन था। हमेशा की तरह मुसीबत आते ही उसका पहला काम जिम्मेदारी लेना नहीं, बल्कि किसी और पर इल्जाम डालना होता है। उसके तुरंत बाद विवियन की वॉइस कॉल आती है। मैं कॉल नहीं उठाता, वो दोबारा कॉल करती है, फिर भी नहीं उठाता। लगातार 5 मिस्ड कॉल्स के बाद आखिरकार उसका मैसेज आता है, ईथन तुम कहाँ हो? यहाँ कुछ बहुत भयानक हो रहा है, जल्दी आकर मुझे ले जाओ। मैं गोल्डन ग्रैंड होटल के बाहर हूँ। यहाँ बहुत सारे पागल लोग घूम रहे हैं। मेरी आवाज सुन रहे हो ना? मैं शांत चेहरे के साथ स्क्रीन की तरफ देखता हूँ। गोल्डन ग्रैंड होटल, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। उसका बर्थडे पार्टी अब भी वहीं चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मैं वहां गया ही नहीं। मैं सिर्फ 2 शब्द रिप्लाई करता हूं, नो टाइम। मैसेज भेजते ही उसका जवाब बिजली की तरह वापस आता है, इथन, इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हारी फियांस है, बाहर इतनी डेंजर है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। क्या तुम सच में मर्द हो? एपकलिप्स शुरू हो जाने के बाद भी उसे अब तक यही लगता है कि उसके एक इशारे पर मैं पहले की तरह अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने दौड़ पड़ूंगा। मैं शांत होकर रिप्लाई करता हूं, वेडिंग पहले ही कैंसिल हो चुकी है, अब तुम मेरी फियांस नहीं हो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी छा जाती है और फिर मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है। ईथन, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या यह नाटक करने का समय है? यहां सच में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अभी तुरंत आकर मुझे ले जाओ। अगर तुम आ गए तो मैं आज तुम्हारा बिहेवियर भी माफ कर दूंगी। उसका ये मैसेज पढ़कर मुझे लगभग हंसी आ जाती है। मुझे माफ करेगी? अपोकैलिप्स शुरू हो जाने के बाद भी उसे अब तक यही लगता है कि वो मुझ पर कोई एहसान कर रही है। मैं उसे कोई जवाब नहीं देता। उसकी जगह मैं उन आउटर पेरीमीटर कैमरास की फीड खोल देता हूं जिन्हें मैंने पहले ही बाहर इंस्टॉल कर रखा था। उनमें से एक कैमरा ठीक गोल्डन ग्रैंड होटल के बाहर वाली सड़क दिखा रहा था। सिग्नल थोड़ा टूट रहा था, लेकिन होटल के एंट्रेंस पर फैला केओस साफ दिखाई दे रहा था। कई कार्स आपस में टकराकर चकनाचूर हो चुकी थीं। ग्लास डोर्स टूटकर जमीन पर बिखरे पड़े थे और लॉबी लोगों से ठसाठस भरी हुई थी। कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी लोग जान बचाने के लिए अंदर घुस रहे थे। तभी दूसरे फ्लोर के बैंक्वेट हॉल की एक विंडो पर मेरी नजर विवियन पर पड़ती है। उसने अब भी अपना सफेद गॉन पहन रखा था, लेकिन उसका सावधानी से किया गया मेकअप पूरी तरह बह चुका था। वो फोन को कसकर पकड़े हुए रो रही थी और बार बार घबराकर सड़क की तरफ देख रही थी। उसके ठीक पास डेरेक पूरे जोर से दरवाजा थामे खड़ा था और उनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स डर से पीले पड़े हुए वहीं सिमटे हुए थे। यही वो लोग थे जिन्होंने मेरी पिछली जिंदगी में, जब मुझे मेरे ही सेफ हाउस से बाहर फेंक दिया गया था, तब मेरे लिए एक शब्द तक नहीं कहा था, और आज पहली बार उन्हें असली डर का स्वाद मिल रहा था। मैं बिना कोई भाव बदले ग्रुप चैट बंद कर देता हूं और बंकर के सारे सिस्टम्स एक एक करके चेक करने लगता हूं। पावर नॉर्मल, हीटिंग नॉर्मल, एयर फिल्ट्रेशन नॉर्मल, वाटर प्यूरिफिकेशन नॉर्मल, एक्सटर्नल सर्विलांस नॉर्मल, तीनों ब्लास्ट डोर्स पूरी तरह लॉक।
बेसमेंट लेवल 1 के पावर रूम में डीजल जनरेटर अपने आप चालू हो चुका था और उसकी धीमी लेकिन लगातार गूंज पीछे की दीवारों से टकराकर किसी धड़कते हुए दिल जैसी महसूस हो रही थी। अंदर का टेम्परेचर आरामदायक 24 डिग्री सेल्सियस था, जबकि बाहर तापमान -36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था और लगातार गिरता जा रहा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि आज दोपहर तक बाहर का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाएगा। उस समय सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि व्हीकल्स भी पूरी तरह जम जाएंगे और स्टार्ट तक नहीं होंगे। असली फ्रोजन हेल तो अभी आना बाकी था। अगली सुबह मैं ठीक 9 बजे उठता हूँ और सबसे पहले मेन मॉनिटर स्क्रीन चालू करता हूँ। बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पूरा शहर मोटी बर्फ की चादर के नीचे दब चुका था। सड़कों पर टूटी फूटी और छोड़ी हुई कार्स की लंबी कतारें जमी हुई थीं। सड़क किनारे लगा एक बिलबोर्ड ठंड की वजह से बीच से फट चुका था और किसी भी पल गिरने की हालत में हवा में लटक रहा था। कन्वीनियंस स्टोर का एंट्रेंस पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। कुछ इन्फेक्टेड बर्फ के बीच धीरे धीरे भटक रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हल्की सी भी आवाज सुनाई देती, वो तुरंत उसी दिशा में अपना सिर घुमाकर शिकार ढूंढने लगते। मैं आउटडोर टेम्परेचर डिस्प्ले पर नजर डालता हूँ। -72 डिग्री सेल्सियस और तापमान मेरी पिछली जिंदगी की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा था। तभी अचानक बंकर का एक्सटर्नल कम्युनिकेशन सिस्टम एक पिंग की आवाज करता है। कोई मॉल के एंट्रेंस की तरफ आ रहा था। मैं तुरंत कैमरा फीड खोलता हूँ। स्क्रीन पर 3 आदमी दिखाई देते हैं। उनके शरीर मोटे कंबलों में लिपटे हुए हैं। चेहरों पर स्कार्फ इतनी कसकर बंधी है कि सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई दे रही हैं। दोनों हाथ बाजुओं के अंदर छिपे हुए हैं और वो बर्फीले तूफान से लड़ते हुए लड़खड़ाते कदमों से मॉल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। उनमें से एक को मैं तुरंत पहचान लेता हूँ, कैरी वॉल्श, पास की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी का प्रॉपर्टी मैनेजर। पिछली जिंदगी में अपोकलिप्स की शुरुआत के समय इसी आदमी ने आसपास की कई सोसाइटीज के सर्वाइवर्स को इकट्ठा करके म्यूचुअल हेल्प का नाटक किया था, लेकिन पीछे से चुपके लोगों की सप्लाईज चुराता रहा था। ऐसे लोग किसी भी इन्फेक्टेड से ज्यादा खतरनाक होते हैं। इस वक्त गैरी बाहर लगे मेटल शटर पर जोर जोर से मुक्के मारते हुए चिल्ला रहा था, अंदर कोई है? दरवाजा खोलो, हम लोग यहां ठंड से मर जाएंगे। कोई है तो दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। मैं कुछ नहीं बोलता, बस मॉनिटर पर सब कुछ चुपचाप देखता रहता हूं। थोड़ी देर तक दरवाजा पीटने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिलता तो गैरी का चेहरा तुरंत बिगड़ जाता है। वो गुस्से से चिल्लाता है, मुझे पता है अंदर कोई है। पिछले कई दिनों से यहां कंस्ट्रक्शन चल रही थी, है ना? जल्दी दरवाजा खोलो, इमरजेंसी है। ऐसे समय में रिसोर्सेस सबके साथ शेयर किए जाते हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं आउटडोर स्पीकर ऑन कर देता हूं। पहले हल्की सी स्टैटिक की आवाज आती है और फिर मेरी आवाज बाहर गूंजती है, किसने कहा? गैरी तुरंत सिर उठाकर कैमरा की तरफ देखता है और पूछता है, तुम कौन हो? अगले ही पल जैसे उसे सब याद आ जाता है। अरे, तुम वही बेवकूफ हो जिसने कुछ दिन पहले ये अंडरग्राउंड मॉल खरीदा था। मैं शांत आवाज में पूछता हूं, अब भी लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? गैरी का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। उसके साथ खड़े दोनों आदमी एंट्रेंस पर लगे नए कैमरास और फिर उस भारी ब्लास्ट डोर को गौर से देखते हैं। अगले ही पल उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि इस जगह का पूरा रेनोवेशन हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मॉल के अंदर जाते ट्रक्स उन्हें याद आ जाते हैं और अब उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अंदर बिजली, हीटिंग और ढेर सारी सप्लाईज मौजूद हैं। गैरी तुरंत अपना लहजा बदल देता है, ब्रदर ईथन, हम सब पड़ोसी हैं। बाहर हालात बहुत खराब हैं। क्या तुम सच में हमें मरने के लिए छोड़ दोगे? बस थोड़ी देर के लिए अंदर आने दो ताकि हम गर्म हो सकें। चिंता मत करो, हम मुफ्त में नहीं रहेंगे। हम भी तुम्हारे साथ मिलकर इस जगह की रखवाली करेंगे। मैं बिना किसी भाव के जवाब देता हूं, मैं किसी को अंदर नहीं ले रहा। गैरी तुरंत फिर बोल पड़ता है, ईथन, इतने सेल्फिश मत बनो। बाहर का हाल देखो। क्या इतनी बड़ी जगह पर अकेले कब्जा करके बैठना तुम्हें सही लगता है? मैं उसकी बातों में बिल्कुल नहीं फंसता और शांत स्वर में कहता हूं, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं। यहां से 300 मीटर ईस्ट में एक कम्युनिटी क्लिनिक है। उसकी दीवारें मोटी हैं और कई दरवाजे भी हैं। फिलहाल वहां हवा से बच सकते हो और वहां से 500 मीटर नॉर्थ की तरफ एक अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज का एंट्रेंस है। वहां घुसना इस जगह से आसान होगा। अगर अभी निकल जाओगे तो बचने का मौका है, लेकिन अगर इसी दरवाजे पर शोर मचाते रहे तो सिर्फ
इन्फेक्टेड को यहां बुलाओगे। लेकिन गैरी मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो कैमरे की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम बस हमें यहां से भगाना चाहते हो। जब गवर्नमेंट रेस्क्यू टीम आएगी ना, सबसे पहले तुम्हारी शिकायत मैं ही करूंगा। मैं उसके पीछे और भी घना होता बर्फीला तूफान देखता हूं और ठंडी आवाज में कहता हूं, तो फिर इतना जरूर करना, रेस्क्यू आने तक जिंदा रहना। मेरी बात पूरी होते ही कहीं दूर से एक धीमी लेकिन डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है। तीनों आदमी एक साथ जम जाते हैं। मॉनिटर पर सड़क के मोड़ से कुछ डगमगाते हुए साए धीरे धीरे बाहर निकलते दिखाई देते हैं। उनके शरीर पर बर्फ जमी हुई है और उनकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी हैं। गैरी की आवाज तुरंत बदल जाती है, ईथन, जल्दी दरवाजा खोलो, अभी खोलो। लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि जैसे ही पहला दरवाजा खुला, उसके साथ खत्म न होने वाली मुसीबतें भी अंदर चली आएंगी। आउटर बफर जोन की डीकंटामिनेशन अभी पूरी भी नहीं हुई थी। अगर बर्फ के स्पोर्स किसी के साथ अंदर आ गए तो पूरा बंकर खत्म हो सकता था। मैं आखिरी बार उसे चेतावनी देता हूं, ईस्ट की तरफ भागो, अभी भी वक्त है। इतना कहकर मैं ब्रॉडकास्ट बंद कर देता हूं। बाहर गैरी पागलों की तरह दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन ब्लास्ट डोर जरा सा भी नहीं हिलता। अगले ही पल कई काले साए तूफान को चीरते हुए उनकी तरफ झपट पड़ते हैं और कैमरा फीड बुरी तरह हिलने लगती है। मैं आगे नहीं देखता, इसलिए नहीं कि मेरा दिल पिघल गया, बल्कि इसीलिए कि मुझे पहले से पता है अपोकैलिप्स हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब देता है। जोर जोर से चिल्लाने भर से किसी और पर अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी नहीं आ जाती। और किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करने का मतलब यह नहीं कि वो तुम्हें अपनी बचने की आखिरी उम्मीद सौंपते। दोपहर तक बाहर का तापमान -86 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। बर्फ लगातार गिरती जा रही थी और पूरा शहर बर्फ की मोटी चादर के नीचे दफन दिखाई दे रहा था। सड़कों पर अब मुश्किल से कोई जिंदा इंसान बचा था। सिर्फ इन्फेक्टेड बर्फ के बीच धीरे धीरे घूम रहे थे। उनकी चाल पिछली रात से ज्यादा अकड़ी हुई थी, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता पहले से कहीं तेज हो चुकी थी। तभी अचानक एक कार अलार्म जोर से बज उठता है। आसपास मौजूद दर्जन भर से ज्यादा इन्फेक्टेड एक साथ अपना सिर उसी दिशा में घुमा लेते हैं और आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर मेरी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। बिल्कुल मेरी यादों की तरह बर्फ के स्पोर्स से इन्फेक्टेड हुए ये जीव लगातार इवोल्यूशन कर रहे थे। पहले दिन ये सिर्फ तेज और अचानक होने वाली आवाजों की तरफ आकर्षित होते थे। तीसरे दिन से ये हल्की आवाज और हीट सोर्स भी महसूस करने लगते थे, जिससे ये पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाते थे। और सातवें दिन इनके म्यूटेटेड वेरिएंट्स पैदा होते थे, जो दीवारों पर चढ़ सकते थे और दरवाजे तोड़ सकते थे। यानी मेरे बंकर के पास अपनी पहली असली परीक्षा के लिए सिर्फ 7 दिन थे। लेकिन वो परीक्षा मेरी उम्मीद से भी जल्दी सामने आ गई। दोपहर ठीक 2 बजे मॉनिटर पर मॉल के बाहर सड़क के आखिर में लोगों का एक बड़ा ग्रुप दिखाई देता है। लगभग 20 लोग, जिनमें औरतें और मर्द दोनों थे। कुछ घायल लोगों को सहारा देकर ला रहे थे, तो कुछ की पीठ पर बैग्स लटके हुए थे। लगता था कि ये लोग पास की किसी सोसाइटी के अंडरग्राउंड पार्किंग गराज से किसी तरह बचते हुए यहां तक पहुंचे हैं। उनके शरीर डाउन जैकेट्स, क्विल्ट्स, प्लास्टिक रेन कोट्स और यहां तक कि कर्टन्स में भी लिपटे हुए थे। चेहरों पर स्कार्व्स कसकर बंधी थीं और आंखों के सामने देखने के लिए प्लास्टिक शीट काटकर लगाई गई थी। फिर भी उनकी आईब्रोज और आई लैशेस पर बर्फ मोटी परत बनाकर जम चुकी थी। उनमें से कई लोगों के हाथों और गर्दन पर काले धब्बे फैलने शुरू हो चुके थे। ये बिल्कुल सामान्य निशान नहीं थे। उनकी पट्टियों के बीच से खून भी रिस रहा था। सबसे आगे चल रहा आदमी कोई और नहीं बल्कि गैरी वॉल्श था। वो किसी तरह अब तक जिंदा बचा हुआ था, लेकिन अब उसकी आंखों में सुबह से भी ज्यादा पागलपन दिखाई दे रहा था। उसके साथ कई जवान लड़के मेटल पाइप्स, व्रेंचेस और फायर एक्सिस पकड़े हुए थे। ये मदद मांगने नहीं आए थे, ये लोग जबरदस्ती दरवाजा तोड़ने आए थे। मैं तुरंत आउटडोर स्पीकर ऑन करता हूं और मेरी आवाज एंट्रेंस पर गूंजती है, रुको। पूरा ग्रुप कुछ पल के लिए वहीं ठहर जाता है। फिर मैं साफ शब्दों में कहता हूं, यहां से चले जाओ, इस जगह पर किसी को भी अंदर नहीं लिया जाएगा। तभी भीड़ में से एक औरत रोते हुए चिल्ला उठती है, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? हमें बस थोड़ी देर गर्म होने के लिए अंदर आने देने से तुम्हारा क्या चला जाएगा?
इतनी बड़ी जगह पर अकेले कब्जा करके बैठे हो। क्या तुम्हें अपने कर्मों का डर नहीं लगता? गैरी तुरंत उसी मौके का फायदा उठाता है और ऊंची आवाज में बाकी लोगों से कहता है, सुन लिया ना तुम सबने? इसके पास जगह भी है, सप्लाईज भी हैं, हीटिंग भी है, फिर भी ये हमें अंदर नहीं आने दे रहा। ऐसे वक्त में भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। इससे ज्यादा गैर इंसानी और क्या होगा? मैं उसे बिना कुछ बोले चुपचाप देखता रहता हूं। मानना पड़ेगा, कैरी भीड़ को अपने पक्ष में करना अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि अकेले वो अंदर नहीं घुस सकता, इसलिए उसने सबकी किस्मत को अपनी किस्मत से बांध दिया था। अब जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा तब तक उन सब की नजरों में मैं ही सबसे बड़ा विलेन रहूंगा। अब अफसोस की बात यह थी कि ये चाल अब मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली थी। मैं शांत आवाज में कहता हूं, पहली बात, ये मॉल मेरा है। दूसरी बात, यहां अभी ग्रुप एंट्री के लिए डिकंटामिनेशन प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। तीसरी बात, तुम लोगों में से कई लोगों की स्किन पर काले धब्बे फैलने शुरू हो चुके हैं। अगर तुम जबरदस्ती अंदर घुसे तो अपने साथ बाकी सबको भी खतरे में डाल दोगे। और चौथी बात, जितना ज्यादा शोर तुम इस दरवाजे पर करोगे उतने ही ज्यादा इन्फेक्टेड यहां खींचे चले आएंगे। इसके बाद मैं आखिरी बार उन्हें रास्ता बताता हूं। यहां से 300 मीटर ईस्ट में कम्युनिटी क्लिनिक है और 500 मीटर नॉर्थ में अंडरग्राउंड पार्किंग गराज। अगर सच में जिंदा रहना चाहते हो तो इससे पहले कि सारे इन्फेक्टेड यहां इकट्ठा हो जाए, तुरंत निकल जाओ। यही मेरी आखिरी चेतावनी है। लेकिन गैरी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। वो तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए भीड़ से बोला, इसकी एक भी बात मत सुनो। ये सब हमें यहां से भगाने की चाल है। अंदर इसने जरूर ढेर सारी सप्लाईज जमा कर रखी है। अगर हम सब एक साथ दरवाजे पर टूट पड़े तो ये इसे बंद रख ही नहीं पाएगा। उसकी बात सुनते ही कई जवान लड़के मेटल पाइप्स और फायर एक्सेस उठाकर आउटर मेटल गेट पर पूरी ताकत से वार करने लगते हैं। ठाए ठाए ठाए! लोहे से टकराने की वो भयानक आवाज सुनसान सड़क पर बहुत दूर तक गूंज जाती है। मैं एक बार फिर चेतावनी देता हूं, दरवाजा पीटना बंद करो। ये शोर इन्फेक्टेड को यहां खींच लाएगा। लेकिन गैरी मेरी बात अनसुनी करके और भी जोर से चिल्लाने लगता है, सब लोग मिलकर चिल्लाओ, इसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दो। ये हमारी मौत अपनी आंखों से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी बातों में आकर पूरी भीड़ पागलों की तरह एक साथ नारे लगाने लगती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। उनकी आवाज बर्फीले तूफान को चीरती हुई दूर तक फैल जाती है। अब मैं उन्हें समझाने की कोई कोशिश नहीं करता। मैं बस कैमरा फीड बदलकर सड़क के दोनों तरफ नजर दौड़ाता हूं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। दूर बर्फ के बीच भटक रहे कुछ इन्फेक्टेड धीरे धीरे अपना सिर उठाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, पांचवा, और देखते ही देखते गिरती बर्फ के पीछे से और भी कई काले साए मुड़कर इसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। उन्होंने शोर सुन लिया था। तभी गैरी फिर चिल्लाता है, ईथन, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो हमारी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। मैं अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे टिक जाता हूं और शांत स्वर में कहता हूं, उन्हें यहां कौन लेकर आया था? तुम। मेरी बात खत्म होते ही अगले ही पल पहला काला साया सड़क के मोड़ से बिजली की तरह निकलकर उनकी तरफ झपट पड़ता है। भीड़ में से किसी की चीख निकलती है और पूरा माहौल एक सेकंड में बिखर जाता है। जो लोग अभी कुछ देर पहले तक दरवाजा तोड़ रहे थे वही अपने हथियार फेंककर जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कोई भागते भागते गिर जाता है, कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश करता है और कई लोग चीखते हुए बर्फ के तूफान में गायब हो जाते हैं। गैरी का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। वो भी मुड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल से 2 कदम ही बड़ा होता है कि एक आदमी उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। गैरी, तुमने ही कहा था कि हम अंदर घुस जाएंगे, अब भागने की कोशिश मत करना। गैरी झटके से उसका हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाता है, मुझे छोड़ो, तुम लोग खुद बेवकूफ बन गए, इसमें मेरी क्या गलती है? उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही आसपास खड़े सभी लोगों के चेहरे गुस्से से विकृत हो जाते हैं। लेकिन अब गुस्सा दिखाने का भी वक्त नहीं बचा था। अगले ही पल बर्फीला तूफान और चारों तरफ फैला केओस दरवाजे के बाहर का पूरा नजारा निगल जाता है। मैं कंट्रोल रूम में चुपचाप बैठा रहता हूँ। न मैं उठता हूँ और न ही दरवाजा खोलता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर इस वक्त मेरा दिल पिघल गया तो मरने वाला अगला इंसान मैं ही होऊंगा। कुछ मिनट बाद बाहर फिर से सन्नाटा छा जाता है। बर्फ लगातार गिर रही थी। जमीन पर सिर्फ मेटल पाइप्स, कुछ क्विल्ट्स और इधर उधर बिखरे हुए जूते पड़े थे।
बाकी बचे सर्वाइवर्स हर दिशा में भाग चुके थे। गैरी कहीं दिखाई नहीं देता। वो बच निकला या तूफान ने उसे भी निगल लिया, इसका अब कोई जवाब नहीं था। मैं आउटडोर स्पीकर बंद करता हूं और एंट्रेंस कैमरा पर जूम करके आउटर डिफेंस को ध्यान से देखता हूं। सब कुछ बिल्कुल सही सलामत था। अच्छा, बंकर ने पहली लहर बिना एक खरोंच के झेल ली थी। तभी मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करता है। इस बार कॉल नहीं बल्कि मैसेज था। भेजने वाला डेरेक था। ईथन, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कहाँ हो। उस अंडरग्राउंड मॉल में, है ना? बस इंतजार करना, हम बहुत जल्द वहां पहुंच रहे हैं। यानी अंडरग्राउंड मॉल की खबर आखिरकार डेरिक तक भी पहुंच चुकी थी। ये बात गैरी ने बताई थी या विवियन ने, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मायने सिर्फ इस बात के थे कि अब उनका अगला निशाना मैं बन चुका था। लेकिन इस बार दरवाजा मेरे कंट्रोल में था, सप्लाईज मेरी थी और जिंदा रहने का रास्ता भी मेरा था। मैं धीरे धीरे सिर्फ एक लाइन टाइप करके भेजता हूं, आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। मैसेज भेजने के बाद मैं मैप खोलकर देखता हूं। गोल्डन ग्रैंड होटल और अंडरग्राउंड मॉल के बीच सीधी दूरी मुश्किल से 1 किलोमीटर थी। दोनों के बीच एक पुराना छोड़ा हुआ अंडरग्राउंड पैसेज भी मौजूद था। पुरानी दुनिया में यह दूरी कार से कुछ ही मिनटों की थी, लेकिन अब इसी 1 किलोमीटर के अंदर बर्फीला तूफान, जानलेवा ठंड, इन्फेक्टेड और बेकाबू भीड़ मौत बनकर घूम रही थी। वहां से जिंदा यहां तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। दोपहर के 3:30 बजे गोल्डन ग्रैंड होटल की तरफ लगे पेरीमीटर कैमरास पर आखिरकार कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं। बर्फ इतनी तेज गिर रही थी कि चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे। रास्ते भर वो अलग अलग क्रॉस रोड्स पर कभी कैमरा में दिखते, कभी बर्फ की मोटी चादर में गायब हो जाते। सबसे आगे डेरेक चल रहा था। उसके साथ विवियन और उनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी किसी तरह संघर्ष करते हुए अंडरग्राउंड मॉल की तरफ बढ़ रहे थे। उनके शरीर होटल के स्टोर रूम से उठाए गए क्विल्ट्स, टेबल क्लॉथ्स, प्लास्टिक रेनकोट्स, बेड शीट्स और तरह तरह के कपड़ों में लिपटे हुए थे। चेहरों पर स्कार्व्स बंधी थीं और हाथ पैर प्लास्टिक रैप, टेप और गार्बेज बैग से जैसे तैसे ढके गए थे। लेकिन इसके बावजूद हर बार जब वो कैमरा में दोबारा दिखाई देते, उनकी संख्या पहले से कम हो चुकी होती। कुछ लोग चलने की ताकत खोकर रास्ते के किनारे शॉप्स में छिप जाते, तो कुछ पार्किंग गराज में घुसने के बाद फिर कभी दिखाई नहीं देते। जब तक वो अंडरग्राउंड मॉल के करीब पहुंचते, दर्जन भर से ज्यादा लोगों का ग्रुप घटकर सिर्फ 7 लोगों तक रह गया था। डेरेक विवियन का हाथ कसकर पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। विवियन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। जो लड़की कभी अपनी अपीयरेंस को सबसे ज्यादा महत्व देती थी, बिना परफेक्ट मेकअप के घर से बाहर नहीं निकलती थी और जूतों पर धूल का एक कण लग जाने पर गुस्सा हो जाती थी, आज वही कीचड़, खून और गंदगी से लथपथ थी। उसके बाल चेहरे पर बेतरतीब चिपके हुए थे और वो किसी रेफ्यूजी से अलग नहीं लग रही थी। मैं कंट्रोल रूम में बैठा ये सब बिना किसी भाव के देखता रहता हूं। पिछली जिंदगी में मैं भी बिल्कुल ऐसे ही बर्फ के बीच एक एक कदम घसीटते हुए चला था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब मैं उसके लिए दवा ढूंढने निकला था और आज वो खुद इतनी दूर सिर्फ मुझसे एक दरवाजा खुलवाने के लिए यहां तक आई थी। तभी उनके पीछे कुछ डगमगाते हुए काले साए दिखाई देने लगते हैं। डेरेक सबसे पहले उन्हें देख लेता है। उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है और वो तेज आवाज में कहता है, जल्दी करो, मॉल बस सामने है। एक बार अंदर पहुंच गए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। ठंड से विवियन के होंठ पूरी तरह नीले पड़ चुके थे। वो रोते हुए बोली, डेरेक, मुझसे अब चला नहीं जा रहा। डेरेक पलटकर उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में झुंझलाहट साफ दिखाई देती है। तुम्हें पता भी है अभी क्या हालात हैं। ड्रामा करना बंद करो और चलते रहो। ये सुनते ही विवियन एकदम चुप रह जाती है। पहले डेरेक हमेशा उसके सामने बेहद नरम, समझदार और केयर करने वाला इंसान बनता था। उसके लिए पानी लाता, उसका बैग उठाता और मेरे सामने एक परफेक्ट जेंटलमैन बनने का नाटक करता था। लेकिन अपोकैलिप्स शुरू हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था और उसका सारा धैर्य पहले ही खत्म हो चुका था। उसी पल विवियन को पहली बार एहसास हुआ कि डेरेक कभी भी वो सहारा नहीं था जैसा वो हमेशा समझती रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद वो सातों आखिरकार अंडरग्राउंड मॉल के एंट्रेंस के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं।
डेरिक सिर उठाकर कैमरा की तरफ देखता है और आउटर मेटल डोर पर पूरी ताकत से मुक्के मारते हुए चिल्लाता है, ईथन, दरवाजा खोलो, हम आ गए हैं। उसके बगल में खड़ी विवियन भी सिर उठाती है। उसकी आंखों से आंसू तुरंत बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, ईथन, मैं हूं, मुझे पता है तुम अंदर हो, प्लीज दरवाजा खोल दो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आउटडोर स्पीकर ऑन करता हूं। हल्की सी स्टैटिक की आवाज आती है और फिर मेरी आवाज बाहर गूंजती है, कौन सी गलती? विवियन ऐसे बोल पड़ती है जैसे उसे डूबते हुए तिनके का सहारा मिल गया हो। मुझे घर अपने नाम करवाने के लिए तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था। मुझे वो सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थीं जिनसे तुम्हें दुख पहुंचा। मुझे डेरेक के इतना करीब भी नहीं जाना चाहिए था। ईथन, बस एक बार मुझे अंदर आने दो। आज के बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। ये सुनते ही डेरेक का चेहरा उतर जाता है। विवियन लेकिन विवियन उसकी तरफ देखती तक नहीं। वो बस कैमरा को घूरती रहती है और उसके आंसू लगातार गिरते रहते हैं। अगर ये मेरी पिछली जिंदगी होती तो उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल उसी पल पिघल जाता। लेकिन अब मुझे सिर्फ कड़वी विडंबना महसूस होती है। मैं फिर शांत आवाज में पूछता हूं, विवियन, अगर मैं अभी ये दरवाजा खोल दूं तो क्या तुम वादा कर सकती हो कि तुम डेरेक का साथ नहीं दोगी? क्या वादा कर सकती हो कि तुम लोग मिलकर मुझ पर यहां की सारी सप्लाई सौंपने का दबाव नहीं डालोगे? क्या ये भी वादा कर सकती हो कि अंदर आते ही तुम इस जगह को अपनी जायदाद नहीं समझोगी? विवियन मुंह तो खोलती है, लेकिन उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकलता, क्योंकि उसके दिल की गहराई में वो खुद जानती थी कि अगर ये दरवाजा सच में खुल गया तो उसके मन में सबसे पहले मेरा शुक्रिया अदा करने का ख्याल नहीं आएगा। सबसे पहले वो यही सोचेगी कि डेरेक को भी अंदर कैसे लाया जाए और इस बंकर को अपनी अगली सहारा बनने वाली जगह कैसे बनाया जाए। डेरेक के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट छलकती है, लेकिन अगले ही सेकंड वो खुद को संभाल कर ठंडी हंसी हंसता है। ईथन, हमारे बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। बाहर हर तरफ इन्फेक्टेड घूम रहे हैं और तुम अंदर बैठकर हमसे सवाल जवाब कर रहे हो। मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूं, डेरेक, तुम्हें कभी भी सिर्फ जिंदा बचने का रास्ता नहीं चाहिए था। तुम्हारी नजर शुरू से ही इस मॉल के अंदर रखी हुई चीजों पर थी। जिस पल तुम्हें इस जगह का पता चला, उसी पल से तुम रेस्क्यू के बारे में नहीं सोच रहे थे। तुम सिर्फ ये सोच रहे थे कि अंदर कैसे घुसा जाए और यहां की सारी चीजों पर कब्जा कैसे किया जाए। मेरी बात सुनते ही डेरिक का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। वो अपना नकली चेहरा उतार फेंकता है, झुककर जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से कैमरा के प्रोटेक्टिव कवर पर दे मारता है। धड़ाम, जोरदार आवाज गूंजती है, लेकिन प्रोटेक्टिव केसिंग सिर्फ हल्की सी हिलती है। उस पर एक खरोंच तक नहीं आती। डेरिक दांत भींचकर चिल्लाता है, एथन, अंदर बैठकर दिमागी खेल खेलना बंद करो। सुन लो, अगर आज तुमने ये दरवाजा नहीं खोला तो जिस दिन मैं अंदर घुसा ये सब जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही रहे। ये सुनते ही विवियन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। आखिरकार उसे सच समझ में आ जाता है। डेरेरिक कभी भी अपनी जान बचाने के लिए मुझसे मदद नहीं मांग रहा था। वो सिर्फ इस मॉल के अंदर घुसकर यहाँ की सारी चीजें हथियाना चाहता था और विवियन उसके लिए सिर्फ एक मोहरा थी जिसे आगे करके वो मुझसे दरवाजा खुलवाना चाहता था। विवियन घबराकर उससे पीछे हटती है और कांपती आवाज में पूछती है, डेरक, तुमने तो कहा था कि हम सिर्फ ईथन से मदद मांगने आए हैं। डेरिक झटके से उसकी तरफ मुड़ता है। उसके चेहरे पर बची हुई सारी नरमी गायब हो चुकी थी। वो तिरस्कार से हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता था कि सिर्फ भीख मांगने से यह दरवाजा खुल जाता? अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया होता कि ईथन बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और हमेशा तुम्हारी हर बात मानता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ यहां तक लाता? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पूरे रास्ते तुम्हारी इतनी फिक्र बिना मतलब करता रहा? तुम सिर्फ इस दरवाजे की चाबी थी। एक बार ये खुल जाता तो अंदर जो कुछ भी है वही हमारी असली जिंदगी बचाने का सहारा बनता। विवियन वहीं जड़ होकर खड़ी रह जाती है। उसे हमेशा लगता था कि डेरिक सच में उसकी परवाह करता है, कि कम से कम ऐसे वक्त में वो उसकी रक्षा करेगा। लेकिन आखिर में वो उसके लिए सिर्फ एक इस्तेमाल करने लायक टूल से ज्यादा कुछ नहीं निकली। मैं कंट्रोल रूम में बैठा हल्के हल्के अपनी उंगलियां टेबल पर थपथपाता रहता हूं। कई बार सच सामने लाने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग खुद ही एक दूसरे के चेहरे से नकाब उतार देते हैं। तभी दूर से फिर वही धीमी गुर्राहट सुनाई देती है। उनके झगड़े की आवाज सुनकर कई काले साए उनकी तरफ पड़ने लगे थे। मैं आखिरी बार स्पीकर पर बोलता हूं,
तुम लोगों के पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। ये सुनते ही डेरिक का चेहरा बदल जाता है। वो फिर से दरवाजा पीटते हुए चिल्लाता है, इथन, दरवाजा खोलो, अभी खोल दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें ठंड में मरने नहीं दूंगा। लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता। इतनी हालत होने के बाद भी वो अब तक खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा था। उधर विवियन के पैरों में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वो सीधे बर्फ पर गिर पड़ती है, उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ पैर ठंड से इतने सुन्न हो चुके थे कि वो हिल भी नहीं पाती। वो सिर्फ कैमरा की तरफ देखकर रोती हुई कहती है, ईथन, प्लीज, मैं नहीं चाहती कि सब कुछ ऐसे खत्म हो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं उसे चुपचाप देखता रहता हूं। मेरे अंदर न कोई खुशी थी और न ही कोई दया, सिर्फ एक शांत सा अंत का एहसास था। मैं धीरे से कहता हूं, विवियन, मैंने तुम्हें कई मौके दिए थे, लेकिन हर बार तुमने किसी और को चुना। इस बार मैं खुद को चुन रहा हूं। ये सुनते ही विवियन पूरी तरह टूट जाती है। वो फूट फूट कर रोते हुए चिल्लाती है, इथन, प्लीज, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। लेकिन मैं फिर भी कोई जवाब नहीं देता। इस बीच दूर खड़े काले साए लगातार उनके और करीब आते जा रहे थे। तभी डेरिक की नजर विवियन के हाथ में पकड़े इमरजेंसी किट पर पड़ती है। वही इमरजेंसी किट जिसे मैंने कुछ देर पहले आउटर डिलीवरी स्लॉट से बाहर भेजा था। उसके अंदर कुछ राशन बार्स, 2 हीट पैक्स और पास के एक इमरजेंसी शेल्टर का हाथ से बनाया हुआ मैप रखा था। विवियन उसे अपनी आखिरी उम्मीद समझकर सीने से लगाए हुए थी। अचानक डेरिक उस पर झपट पड़ता है और उसकी बाहों से इमरजेंसी किट छीन लेता है। विवियन स्तब्ध रह जाती है। डेरिक, ये क्या कर रहे हो? लेकिन डेरिक उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो किट लेकर मुड़ता है और पूरी ताकत से भागने लगता है। उसी पल विवियन को आखिरकार सच समझ में आ जाता है। आखिरी पल तक भी डेरिक सिर्फ खुद को बचाना चाहता था। वो लड़खड़ाते हुए उसके पीछे भागती है और उसका कोट पकड़ लेती है। डेरिक, मुझे छोड़कर मत जाओ। डेरिक पलटकर उसे घूरता है। उसके चेहरे पर बेरहमी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे छोड़ो, इतना कहकर वो उसे पूरी ताकत से धक्का देता है। विवियन बर्फ पर बुरी तरह गिर जाती है और इमरजेंसी किट पूरी तरह उसके हाथ से छूट जाती है। वो अविश्वास से उसे देखती रह जाती है। डेरिक, ये किट इथन ने मुझे दी थी। लेकिन डेरेरिक एक पल के लिए भी नहीं रुकता। वो किट लेकर सड़क के मोड़ के पीछे गायब हो जाता है। उस किट के अंदर रखे राशन बार्स, हीट पैक्स और शेल्टर मैप ही वो आखिरी चीजें थीं जो यहां से निकलने के बाद उन्हें जिंदा रख सकती थीं। लेकिन उसने विवियन की तरफ एक बार भी पलट कर नहीं देखा। विवियन बर्फ में मुंह के बल पड़ी रहती है और दूर जाते हुए डेरिक को देखती रहती है। उसी पल उसे आखिरकार सब समझ में आ जाता है। डेरिक कभी उसे बचाना ही नहीं चाहता था। वो हमेशा से सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोचता था और वो उसके लिए सिर्फ एक टूल थी जिससे इस दरवाजे को खुलवाया जा सके। वो अपोकैलिप्स से नहीं हारी, वो इन्फेक्टेड से भी नहीं हारी। वो अपनी ही लालच और अपने ही विश्वासघात से हार गई। विवियन बड़ी मुश्किल से सिर उठाती है और आखिरी बार कैमरा की तरफ देखती है। उसके होंठ हिलते हैं, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन बाहर उठता हुआ तूफान इतना तेज था कि अब उसकी आवाज मेरे तक पहुंच ही नहीं पाती। कैमरा फीड कुछ बार झिलमिलाती है, फिर बर्फ की सफेद चादर को चीरते हुए कई काले साए उसके पास पहुंच जाते हैं। मैं आगे नहीं देखता। मैं बस उस कैमरा फीड को हमेशा के लिए बंद कर देता हूं। कुछ मिनट बाद आउटडोर माइक्रोफोन में सिर्फ बर्फीली हवा की आवाज बची रहती है। उसके बाद डेरिक की तरफ से कभी कोई मैसेज नहीं आता और विवियन की चैट विंडो भी फिर कभी ऑनलाइन नहीं होती। अगली सुबह मैं एक बार फिर एंट्रेंस सिक्योरिटी कैमरा की फीड खोलता हूँ। दरवाजे के बाहर अब सिर्फ वही थर्मल सूट पड़ा था जो मैंने कभी विवियन को दिया था। वो आधा बर्फ में दब चुका था। मैं उसे काफी देर तक चुपचाप देखता रहता हूँ और फिर बिना कुछ कहे स्क्रीन बंद कर देता हूँ। उसी पल मुझे एहसास होता है कि एक पूरी जिंदगी से मेरे सीने पर रखा हुआ बदले और दर्द का बोझ आखिरकार उतर चुका है। उसी सुबह मैं सड़क के मोड़ पर लगे बैकअप कैमरा की फीड भी खोलता हूँ। डेरेरिक ज्यादा दूर तक पहुंच ही नहीं पाया था। इमरजेंसी किट छीनने के बाद उसका इरादा मैप में बने शेल्टर तक पहुंचने का था, लेकिन उसे डर था कि रास्ते में कोई उसकी सप्लाईज छीन न ले। इसलिए वो पूरे रास्ते किट को कसकर सीने से लगाए रहा। दूसरे सर्वाइवर्स से बचने के चक्कर में उसने मेरे बताए हुए सुरक्षित रास्ते को छोड़ दिया और एक छोटे शॉर्टकट वाली गली में घुस गया। वही गली
जो मेरी पिछली जिंदगी में पूरे शहर की सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड वाली जगहों में से एक थी। कैमरा पर मैं देखता हूं कि डेरिक मुश्किल से कुछ कदम ही अंदर बढ़ता है कि गली के अंदर खड़े कई काले साए धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। शायद उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस हो जाती है। वो तुरंत रुककर वापस मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बर्फीले तूफान और सड़क पर खड़ी छोड़ी हुई कार्स के पीछे से और भी कई इन्फेक्टेड उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डेरेरिक घबरा कर पीछे हटता है और इमरजेंसी किट को और कसकर पकड़ लेता है, लेकिन तभी गली के एंट्रेंस पर भी कई इन्फेक्टेड आकर खड़े हो जाते हैं। उसका बचने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। कैमरा फीड में वो बेतहाशा पास के एक रोलिंग शटर को पीटने लगता है, फिर अंडरग्राउंड मॉल की दिशा में मुड़कर जोर जोर से कुछ चिल्लाता है। दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंचती। अगले ही पल कई काले साए एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते डेरिक का पूरा शरीर इन्फेक्टेड की भीड़ के नीचे गायब हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद बर्फीला तूफान गली के मुहाने को भी ढक देता है और उसके आखिरी संघर्ष का हर निशान अपने साथ दफना देता है। उस पल के बाद डेरिक फिर कभी किसी कैमरा में दिखाई नहीं देता। मैं वो कैमरा फीड भी बंद कर देता हूं। कंट्रोल रूम में फिर से वही गहरा सन्नाटा लौट आता है। बाहर सिर्फ बर्फीला तूफान था, इन्फेक्टेड की धीमी गुर्राहट थी और एक ऐसी दुनिया की आवाज थी जो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ मेरे बंकर के अंदर हीटिंग लगातार चल रही थी। लाइट्स पूरी चमक से जल रही थीं। मैं किचन में जाता हूं, अपने लिए गर्म सूप का एक बाउल भरता हूं और जैसे ही पहला घूंट पीता हूं, उसकी गर्माहट मेरे गले से उतरकर पूरे शरीर में फैल जाती है। उसी पल मुझे पहली बार सच में महसूस होता है, इस बार मैं सचमुच बच गया हूं। उस दिन के बाद गैरी और डेरेक की तरह फिर कभी किसी ने खुलकर मेरे दरवाजे पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। गैरी बिना कोई निशान छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गया। डेरेक कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया और विवियन उस अंतहीन बर्फबारी में हमेशा के लिए खो गई। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि इसका मतलब ये नहीं था कि खतरा खत्म हो चुका है, बल्कि असल में अपोकलिप्स की सबसे क्रूर शुरुआत तो अब हुई थी। जब कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद हो गई, पूरा शहर एक लंबे और अंतहीन सन्नाटे में डूब गया। मेरे फोन पर मैसेजेस आना पूरी तरह बंद हो गए। ग्रुप चैट वहीं रुक गई जहां आखिरी बार किसी ने मदद की गुहार लगाई थी। सिग्नल बार्स पूरी तरह गायब हो चुके थे। शुरुआती 2-3 दिनों तक मैं आदत से मजबूर होकर बीच बीच में फोन देख लेता था, लेकिन आखिरकार उसे बंद करके ड्रॉर में रख दिया। अब ये ऐसी दुनिया नहीं बची थी जहां फोन के जरिए किसी से जुड़े रहा जा सके। पहली भयानक बर्फबारी पूरे 2 हफ्तों तक लगातार चलती रही। उन 2 हफ्तों में बाहर का आसमान शायद ही कभी ठीक से उजाला देख पाया। दिन और रात का फर्क सिर्फ मॉनिटर स्क्रीन पर ग्रे कलर के हल्के से बदलते शेड से ही समझ आता था। सड़कों पर बर्फ इतनी जमा हो गई कि कार्स की छतें तक पूरी तरह दब गईं। एक एक करके बिल्डिंग्स के निचले एग्जिट पूरी तरह बंद हो गए और अनगिनत लोग जो समय पर बाहर नहीं निकल पाए थे, हमेशा के लिए उसी बर्फ के नीचे दफन हो गए। सबसे खराब वक्त में बाहर का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। इतनी ठंड में कोई भी आम इंसान ज्यादा देर तक बाहर जिंदा नहीं रह सकता था। पूरे 2 हफ्तों बाद जाकर तूफान धीरे धीरे शांत होना शुरू हुआ और तापमान अपने सबसे निचले स्तर से बढ़कर लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आम इंसानों के लिए ये अब भी जानलेवा ठंड थी, लेकिन कम से कम बचे हुए सर्वाइवर्स को थोड़ी बहुत दूरी तय करने का मौका मिलने लगा। इन्हीं दिनों में मैंने धीरे धीरे बर्फ में मौजूद उन स्पोर्स के इन्फेक्शन पैटर्न को पूरी तरह समझ लिया। वो सिर्फ छूते ही तुरंत इन्फेक्शन नहीं फैलाते थे। अगर थोड़ी देर के लिए कपड़ों के ऊपर बर्फ लगी रहे तो समय रहते इलाज किया जा सकता था। असली खतरा तब था जब पिघली हुई बर्फ का पानी किसी घाव, नाक या मुंह के रास्ते शरीर के अंदर चला जाए या लंबे समय तक स्किन पर चिपका रहे। जैसे ही स्किन पर काले धब्बे दिखाई देने लगते, समझो इन्फेक्शन शरीर में पूरी तरह फैल चुका है। अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव के आधार पर मुझे पता था कि इसका सबसे लंबा इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 72 घंटे का होता है। इसलिए मैंने बंकर का सबसे पहला और सबसे सख्त रूल बनाया। जो भी नया इंसान अंदर आएगा उसे पूरे 72 घंटे की क्वारंटीन से गुजरना होगा, 1 मिनट भी कम नहीं। कई बार मैंने कैमरा पर देखा
कि कुछ सर्वाइवर्स अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग से निकलते, शरीर पर बेडशीट्स लपेटते, शूज पर प्लास्टिक बैग्स बांधते और हाथ में जैसे तैसे बने टूल्स लेकर सामने वाले सुपरमार्केट तक खाना लेने जाने की कोशिश करते। लेकिन वो मुश्किल से कुछ ही दूर पहुंचते कि बर्फ में दबे पड़े काले साए धीरे धीरे हिलने लगते। वो इन्फेक्टेड आधे शरीर तक स्नो ड्रिफ्ट में दबे रहते और ज्यादातर समय बिल्कुल जमे हुए दिखाई देते, जैसे बर्फ की मूर्तियां हों। लेकिन जैसे ही उन्हें पैरों की आहट, जमीन का कंपन, शरीर की गर्मी या हल्की सी भी आवाज महसूस होती, वो बिजली की तरह उस इंसान पर टूट पड़ते। कुछ ही सेकंड में कैमरा फीड फिर बर्फीले तूफान में गायब हो जाती। मैं आगे नहीं देखता। कुछ नज़ारे जितने कम देखे जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें साफ साफ देखने के बाद रात को चैन की नींद आना मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में इन्फेक्टेड सिर्फ अपनी प्रवृत्ति के सहारे हर जिंदा इंसान का पीछा करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी सुनने की क्षमता, जमीन के कंपन को महसूस करने की ताकत और हीट सोर्सेस पहचानने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। 7वें दिन पहली बार हाई थ्रेट वेरिएंट्स दिखाई दिए। उनकी स्पीड और ताकत दोनों पहले से कई गुना ज्यादा थी। उन्हीं में से एक वेरिएंट बाहर निकल रही हल्की हीट से आकर्षित होकर मॉल की आउटर वॉल के पास बने वेंट तक पहुंच गया। उस समय मैं बेसमेंट लेवल 1 के पावर रूम का इंस्पेक्शन कर रहा था कि अचानक एक्सटर्नल अलार्म तेज आवाज के साथ बज उठा। अलार्म की आवाज सुनते ही एक पल के लिए मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये डर नहीं था, बल्कि पिछली जिंदगी की वो याद थी जब मेरा सेफ हाउस का दरवाजा तोड़ दिया गया था। मैं तुरंत वेंट कैमरा की फीड खोलता हूं। स्क्रीन पर वही इन्फेक्टेड आउटर वॉल से चिपका हुआ मेटल सेफ्टी ग्राइटिंग के बिल्कुल सामने खड़ा दिखाई देता है। अगले ही पल वो पूरी ताकत से उस पर टक्कर मारता है। धड़ाम! पूरा वेंटिलेशन डक्ट हल्का सा कांप जाता है। मैं अपनी जगह से हिलता भी नहीं, बस स्क्रीन पर नजर टिकाए रहता हूं। धड़ाम! दूसरी टक्कर। धड़ाम! तीसरी टक्कर, लेकिन मेटल ग्रेटिंग जरा भी नहीं मुड़ती। फिल्ट्रेशन सिस्टम पूरी तरह नॉर्मल दिखा रहा था और एंटी बैकफ्लो वाल्व भी बिल्कुल स्थिर था। तभी मैं धीरे से राहत की सांस लेता हूं। शुक्र था कि मैंने पहले ही वेंटिलेशन सिस्टम में साउंड प्रूफ लेयर, हीट एक्सचेंज यूनिट और एक छिपा हुआ एग्जॉस्ट वेंट लगवा दिया था। बाहर निकलने वाली हवा का तापमान बहुत कम रहता था और उसकी आवाज भी लगभग न के बराबर थी। वो इन्फेक्टेड सिर्फ कभी कभार बाहर निकलने वाली हल्की गर्मी की वजह से वहां तक पहुंचा था। उसे असली एंट्रेंस का जरा भी पता नहीं चल पाया। पिछली जिंदगी में मेरे पास ऐसा एक भी दरवाजा नहीं था जो किसी को रोक सके, लेकिन इस बार मैंने अपने लिए ऐसा बंकर बनाया था जो सचमुच पूरे अपोकलिप्स का सामना कर सकता था। वो इन्फेक्टेड काफी देर तक बंकर के बाहर ही मंडराता रहता है। आखिरकार जैसे उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है और वो धीरे धीरे कैमरा की रेंज से बाहर चला जाता है। लेकिन उसके बाद के दिनों में हीट सोर्स और अंदर चल रही मशीन्स की हल्की गूंज से आकर्षित होकर और भी ज्यादा इन्फेक्टेड आने लगते हैं। कोई ब्लास्ट डोर पर पूरी ताकत से टक्कर मारता, कोई आउटर डिफेंसिव नेटिंग के आसपास चक्कर लगाता, तो कोई एंट्रेंस के सामने खड़ा होकर ऐसी खरोंचने वाली आवाजें निकालता जैसे कोई नुकीली धातु को धीरे धीरे दरवाजे पर घसीट रहा हो। मैं मॉनिटर्स कभी बंद नहीं करता और उनकी आवाज भी पूरी तरह म्यूट नहीं करता, क्योंकि मुझे इन सब की आदत डालनी थी। डरने से ये आवाजें कभी बंद नहीं होने वाली थी। मेरी जिंदगी अब एक सख्त रूटीन के हिसाब से चलने लगी थी। हर सुबह ठीक 7 बजे उठता, पावर चेक करता, फ्यूल चेक करता, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम चेक करता, बाहर का टेम्परेचर और इन्फेक्टेड की मूवमेंट पैटर्न रिकॉर्ड करता, फिर खाना खाता, एक्सरसाइज करता, स्टोरेज बे को व्यवस्थित करता और तीनों अंडरग्राउंड लेवल्स का पूरा पेट्रोल करता। शुरुआती कुछ दिनों तक मैं ठीक से सो भी नहीं पाता था। रात के बीच में हल्की सी आवाज भी मुझे तुरंत जगा देती और मैं लंबे समय तक मॉनिटर स्क्रीन को घूरता रहता। कई बार सपनों में खुद को फिर पिछली जिंदगी में पाता, जहां विवियन मेरे सेफ हाउस का दरवाजा खोल रही होती और डेरेक अपने साथ भीड़ लेकर अंदर घुस आता। हर बार नींद खुलने के बाद मैं अंधेरे में काफी देर तक बैठा रहता, जब तक खुद अपनी आंखों से ये यकीन न कर लूं कि तीनों ब्लास्ट डोर्स पूरी तरह बंद हैं और पावर सिस्टम सही चल रहा है। तभी जाकर दोबारा लेटता। तब मुझे समझ आया कि सुरक्षा सिर्फ ढेर सारी सप्लाईज होने से नहीं मिलती, उसे हर दिन
खुद अपनी आंखों से कंफर्म करना पड़ता है। ये कंफर्म करना कि दरवाजे अब भी मजबूत हैं, खाना अब भी सुरक्षित है और कोई मुझे दोबारा ठंड में मरने के लिए बाहर नहीं फेंक सकेगा। अपोकलिप्स के 10वें दिन मैं बेसमेंट लेवल 3 पर पहली बार सब्जियां उगाना शुरू करता हूँ। लेटस, स्कैलियंस, पोटैटोज और कुछ टोमेटोज के गमले। जब मैं बीजों को ग्रोविंग ट्रे में दबा रहा था, मेरा हाथ कुछ पल के लिए रुक गया। पिछली जिंदगी में पूरे 6 महीने के अपोकलिप्स के दौरान मैंने हरियाली का एक असली टुकड़ा तक नहीं देखा था। खाने लायक हर पत्ती लोगों ने बहुत पहले ही नोच ली थी। यहां तक कि मोहल्ले के फ्लावर बेड्स की घास भी खोद कर उबाल कर खा ली गई थी। उस समय एक ताजी हरी पत्ती सोने से भी ज्यादा कीमती थी। इसलिए जब कुछ दिनों बाद उसी ग्रोइंग ट्रे से पहली नन्ही हरी कोम्पल बाहर निकली, तो मैं ग्रो लाइट के नीचे खड़ा होकर उसे बहुत देर तक देखता रहा। वो इतनी छोटी थी कि एक उंगली से भी आसानी से कुचली जा सकती थी। लेकिन उस दुनिया में जहां गर्म पानी का एक कप किसी की जान बचा सकता था, वो छोटी सी हरियाली मुझे कैनेड फूड से भरे पूरे वेयर हाउस से भी ज्यादा सुकून दे रही थी। क्योंकि कैनेड फूड एक दिन खत्म हो जाएगा, फ्यूल भी एक दिन जलकर खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक बीज अंकुरित होते रहेंगे तब तक ये जगह सिर्फ एक शेल्टर नहीं रहेगी। ये ऐसी जगह होगी जहां मैं सच में जी सकूंगा। करीब 1.5 महीने बाद बाहर बचे हुए सर्वाइवर्स की संख्या तेजी से कम होने लगी। शुरुआत में अब भी लोग घायल पैरों को घसीटते हुए एंट्रेंस तक पहुंच जाते थे। कोई दरवाजे के सामने गिरकर रोता, कोई कैमरा के सामने खड़े होकर सिर्फ एक टुकड़ा खाना मांगता। लेकिन समय बीतने के साथ वो आवाजें भी धीरे धीरे गायब होने लगीं। इसलिए नहीं कि लोगों ने मदद मांगना छोड़ दिया था, बल्कि इसलिए कि अब इतने लोग बचे ही नहीं थे जो यहां तक पहुंच पाते। एक रात देर से एक्सटर्नल मॉनिटर पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसकी पीठ पर पुराना मेडिकल किट बंधा हुआ था और वो लड़खड़ाते हुए मॉल के एंट्रेंस तक पहुंचता है। वो न दरवाजा पीटता है, न मुझे गालियां देता है और न ही अंदर आने की भीख मांगता है। वो बस दरवाजे के सहारे बैठ जाता है और अपने कोट के अंदर से खून के सूखे धब्बों वाला एक कार्डबोर्ड निकालता है, जिस पर कांपते हाथों से कुछ शब्द लिखे होते हैं। मैं डॉक्टर हूं, इन्फेक्टेड नहीं। मैं बीमार लोगों का इलाज कर सकता हूं। बदले में मुझे सिर्फ एक घूंट गर्म पानी चाहिए। मैं काफी देर तक मॉनिटर पर उसका चेहरा देखता रहता हूं। मैं उसे पहचान चुका था। पिछली जिंदगी में जब मैं विवियन के लिए फीवर मेडिसिन ढूंढ रहा था, तब एक छोड़े हुए क्लिनिक में मेरी मुलाकात इसी बूढ़े डॉक्टर से हुई थी। उस समय क्लिनिक पहले ही लुटेरों द्वारा पूरी तरह खाली किया जा चुका था। मैं लगभग उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन उसी बूढ़े ने अपने मेडिकल किट के एक छिपे हुए खाने से फीवर मेडिसिन की आखिरी 2 टैबलेट्स निकालकर मुझे दे दी थी। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे और टैबलेट्स एक पुराने घिसे हुए कागज में लिपटी हुई थी। मैं हैरान होकर पूछ बैठा था, और आपका क्या होगा? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया था, मैं बूढ़ा हूं, जितने दिन जीऊंगा उतने दिन जी लूंगा, लेकिन तुम जवान हो, जितने लोगों को बचा सकते हो बचा लेना। उन्हीं 2 टैबलेट्स ने विवियन की जान बचाई थी, लेकिन उसे कभी ये पता नहीं चला कि वो दवा ऐसे इंसान ने दी थी जो खुद मुश्किल से जिंदा था। मैं आउटडोर स्पीकर ऑन करके उससे पूछता हूं, क्या तुम्हारा किसी इन्फेक्टेड के खून से सीधा कांटेक्ट हुआ है? बूढ़ा सिर उठाकर बहुत धीमी आवाज में जवाब देता है, नहीं, मेरे हाथ में फ्रॉस्ट बाइट है, लेकिन स्किन पर कोई डार्क पैचेस नहीं है। मैं तुरंत दरवाजा नहीं खोलता। पहले आउटर बफर जोन एक्टिवेट करता हूं। पहला डोर सिर्फ इतना खुलता है कि एक समय में सिर्फ एक इंसान अंदर आ सके। जैसे ही वो अंदर आता है, पहला डोर तुरंत उसके पीछे बंद हो जाता है। उसके बाद स्नो रिमूवल, एयरलॉक शावर, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे और उसके सारे आउटर क्लोथ्स को अलग करके कंटेनमेंट में रखा जाता है। उसे डिस्पोजेबल क्वारंटीन सूट और गर्म कपड़े दिए जाते हैं। फिर उसका टेम्परेचर चेक होता है और वूंड्स इंस्पेक्ट किए जाते हैं। पूरे 72 घंटे तक वो आउटर बफर जोन में क्वारंटीन में रहता है। इस दौरान मैं सिर्फ डिलीवरी स्लॉट के जरिए उसे पानी, राशन बार्स और बेसिक मेडिसिन देता हूँ। तीसरी रात जब मैं पूरी तरह कंफर्म कर लेता हूँ कि उसे न फीवर है, न इन्फेक्शन के कोई लक्षण हैं और न ही किसी तरह का अग्रेसिव बिहेवियर, तभी मैं उसे बेसमेंट लेवल 1 के क्वारंटीन रूम में आने की अनुमति देता हूँ। पहली बार मुझे देखकर वो ये नहीं पूछता कि उसे यहाँ रहने दिया जाएगा या नहीं। वो सबसे पहले मेडिकल बे की तरफ देखता है और धीरे से पूछता है, क्या यहाँ इस्तेमाल करने लायक मेडिसिन्स है? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, गलत मत समझना, मैं डॉक्टर हूँ,
जहां भी दवाइयां देखता हूं सबसे पहले मरीजों का ही ख्याल आता है। मैं उसकी झुकी हुई और उम्र से टूटी पीठ को काफी देर तक देखता रहता हूं। इस दुनिया ने बहुत से लोगों को राक्षस बना दिया था, लेकिन कुछ लोग अब भी याद रखते थे कि वो पहले कौन थे। उसी दिन से मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं प्रिंसिपल के तौर पर हर किसी को ठुकराऊंगा नहीं, लेकिन जब भी ये डोर खुलेगा, रूल्स सबके लिए एक जैसे होंगे, बिना किसी एक्सेप्शन के। कुछ समय बाद मैं एक भाई बहन को भी अंदर आने देता हूं। जब वो लड़का इन्फेक्टेड से भागते भागते मॉल के पास पहुंचा, तब वो खुद गिरने की हालत में था, लेकिन फिर भी उसने अपनी छोटी बहन को सीने से कसकर पकड़ा हुआ था ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचे। दरवाजा खटखटाते हुए उसने सिर्फ एक बात कही, मेरी बहन को बचा लीजिए, मुझे अंदर आने की जरूरत नहीं। मैं दोनों को बफर जोन में क्वारंटीन के लिए भेज देता हूं। पूरे 72 घंटे बाद दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। जब वो लड़का होश में आता है तो मेरे सामने घुटनों के बल बैठने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे तुरंत रोक देता हूं। उसके बाद तीसरा इंसान जो मेरे बंकर तक पहुंचता है, वही रिपेयरमैन था जिसने अपोकलिप्स से पहले कंस्ट्रक्शन के दौरान मुझे सावधान रहने की सलाह दी थी। लेकिन जब वो यहां पहुंचा, तब तक उसकी एक टांग लगभग पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। वो स्पीकर के सामने खड़ा होकर धीमी आवाज में कहता है, बॉस, मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगा। मेरे पास सिर्फ ये रिपेयर टूल्स हैं। अगर आप मुझे अंदर रख लें तो जब तक जरूरत होगी मैं आपकी पाइप्स और वायरिंग ठीक करता रहूंगा। और अगर अंदर नहीं रखना चाहते तो बस मुझे कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां मैं ये तूफान खत्म होने तक छिप सकूं। मेरे लिए इतना ही काफी होगा। मैं काफी देर तक चुप रहता हूं और आखिरकार उसे भी बफर जोन में आने की अनुमति दे देता हूं। बूढ़े डॉक्टर को उसकी टांग बचाने में पूरे 3 दिन लग जाते हैं। घाव साफ करने के बाद रिपेयरमैन पूरे 2 हफ्ते क्वारंटीन रूम में आराम करता है। तब जाकर वो दोबारा अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हो पाता है। पूरी तरह ठीक होने के बाद वो मेरे साथ मिलकर बाहर की कई पाइप्स को और मजबूत करता है और एक बैकअप मेंटेनेंस पासेस को भी इस्तेमाल लायक बना देता है। उसी दिन से इस बंकर में मैं अकेला इंसान नहीं रहता और उसी दिन मैंने यहाँ के रूल्स हमेशा के लिए तय कर दिए। पहला रूल, लिविंग क्वार्टर्स में आने से पहले हर इंसान को पूरे 72 घंटे क्वारंटीन में रहना होगा। दूसरा रूल, सारी सप्लाईज रजिस्टर होंगी और सबके बीच मिलकर इस्तेमाल की जाएंगी, कोई भी प्राइवेट स्टॉक नहीं छिपाएगा। तीसरा रूल, बिना अनुमति कोई भी कंट्रोल रूम या पावर रूम के पास नहीं जाएगा। चौथा रूल, कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, रूल्स नहीं तोड़ेगा और बिना अनुमति कोई भी डोर नहीं खोलेगा। जो भी ये रूल तोड़ेगा उसे तुरंत बंकर से बाहर निकाल दिया जाएगा। पांचवा रूल, ये बंकर लोगों की जान बचाने के लिए है, लेकिन किसी एक इंसान को बचाने के लिए यहां रहने वाले बाकी सभी लोगों की जान कभी खतरे में नहीं डाली जाएगी। मैं ये सारे रूल्स बेसमेंट लेवल 1 के एंट्रेंस पर सबसे साफ दिखाई देने वाली जगह पर टांग देता हूं। बूढ़ा डॉक्टर उन्हें ध्यान से पढ़ता है और सिर्फ इतना कहता है, सख्त रूल्स होना अच्छी बात है, जब कानून नहीं बचता तब लोगों को मारने वाली चीज दुश्मन नहीं, रूल्स की कमी होती है। 2 महीने बाद पूरा शहर अपनी पुरानी पहचान पूरी तरह खो चुका था। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बर्फ के नीचे दबी हुई थीं, सड़कें पूरी तरह गायब हो चुकी थीं और मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स सब इन्फेक्टेड के अड्डे बन चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ हमारा बंकर पूरी तरह स्थिर हो चुका था। बूढ़ा डॉक्टर मेडिकल में संभालता था और सारी मेडिसिन को उनकी एक्सपायरी डेट और इस्तेमाल के हिसाब से व्यवस्थित करता था। वो छोटा लड़का आउटर कैमरों पर नजर रखता था, जबकि उसकी बहन ग्रो रूम में पौधों को पानी देती थी। रिपेयरमैन मेरे साथ मिलकर ड्रेनेज सिस्टम, दीवारों और बैकअप वायरिंग की नियमित जांच करता था। धीरे धीरे ये अंडरग्राउंड मॉल सिर्फ मेरा पर्सनल शेल्टर नहीं रहा, ये सच में ऐसी जगह बनने लगा जहां लोग लंबे समय तक रह सकते थे। बीच बीच में अब भी कुछ सर्वाइवर्स मॉल के बाहर तक पहुंच जाते थे। कोई मदद मांगता, कोई गालियां देता, कोई जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करता, तो कोई बाहर बैठकर रोते हुए अपने गुनाह कबूल करता। कोई मानता कि उसने पहले दूसरों को लूटा था और अब जाकर समझ आया कि उम्मीद छिन जाने का दर्द क्या होता है। देखते ही देखते आधा साल बीत गया और वो लगातार चलने वाले बर्फीले तूफान धीरे धीरे कम होने लगे। आसमान अब भी धूसर था और सूरज मोटे बादलों के पीछे फीके तांबे के सिक्के जैसा दिखाई देता था। इन्फेक्टेड पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, लेकिन जो सर्वाइवर्स अब भी जिंदा बचे थे, उन्होंने धीरे धीरे दोबारा व्यवस्था बनानी शुरू कर दी थी।
शहर के किनारों पर छोटे छोटे सर्वाइवर आउटपोस्ट्स बनने लगे। कुछ लोगों ने छोड़े हुए मॉल्स को बैरिकेड बनाकर ठिकाना बना लिया था। कुछ अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में रह रहे थे। कुछ ने फिर से आग जलानी शुरू कर दी थी। बर्फ हटाकर रास्ते बना रहे थे और जो भी काम की चीज मिलती उसे इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन मैं इनमें से किसी भी आउटपोस्ट में शामिल नहीं हुआ और न ही मैंने अपने मॉल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए, क्योंकि यह बंकर मुझे अपनी एक पूरी जिंदगी की कीमत चुकाकर मिला था। मैं किसी मासूम इंसान को थोड़ा सा खाना दे सकता था, किसी मरते हुए बच्चे को पानी की एक बोतल दे सकता था, और जो सच में रूल्स का सम्मान करते उन्हें आउटर बफर जोन में एक रात तूफान से बचने की जगह भी दे सकता था। लेकिन उस डोर के पीछे बने लिविंग क्वार्टर्स, पावर रूम और स्टोरेज बे, वो कभी भी किसी बाहरी इंसान के लिए यूं ही नहीं खुलने वाले थे। क्योंकि अब मैं ये बात अच्छी तरह समझ चुका था कि इस दुनिया में दयालुता जरूर हो सकती है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। उस पूरे साल के दौरान मैंने इस दरवाजे के बाहर न जाने कितने लोगों को घुटनों के बल बैठकर रोते देखा था। मैंने लोगों को आधी बोरी चावल के लिए एक दूसरे की जान लेते देखा था। मैंने अपनों को छोड़कर भागते हुए लोग भी देखे थे, और ऐसे लोग भी देखे थे जो अपने परिवार का आखिरी निवाला छीनने के बजाय खुद भूखे रहना पसंद करते थे। ये दुनिया इंसान के अंदर की लालच को कई गुना बढ़ा देती थी, लेकिन इसी दुनिया में बची हुई थोड़ी सी सच्ची इंसानियत भी सबसे ज्यादा चमकती थी। पूरे एक साल बाद मैं अंडरग्राउंड मॉल के कंट्रोल रूम में खड़ा था। मेरे सामने मॉनिटर स्क्रीन की पूरी दीवार जगमगा रही थी। उन स्क्रीन पर शहर अब भी बर्फ के नीचे दफन था। ऊंची ऊंची सुनसान बिल्डिंग्स तूफान के बीच खामोश खड़ी थीं, और कभी कभी कोई इन्फेक्टेड किसी सड़क के मोड़ से धीरे धीरे गुजरता दिखाई दे जाता था। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि मेरी पीठ के पीछे जनरेटर लगातार चल रहा था। लिविंग क्वार्टर्स गर्म रोशनी से जगमगा रहे थे और ग्रो रूम ताजी हरी सब्जियों से भर चुका था। पिछली जिंदगी में मैं वो इंसान था जिसे ठंड में मरने के लिए पहाड़ धक्का दे दिया गया था, लेकिन इस बार मैं उस दरवाजे के अंदर खड़ा था। मेरे पीछे एक एक करके तीनों ब्लास्ट डोर्स बंद हो जाते हैं, और उनकी चाबी अब मेरे अपने हाथ में थी।